भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। न बोरेंदे रगत तै न बोरेंदे भगत एवे बात ना पुछदा कोई हो। तो ढंढगुल्लू एक ऐसा शब्द है जिसमें एक ऐसा बच्चा होता है, हर गांव में आप देखते होंगे कि एक ऐसा बच्चा होता है जो बहुत नटखट सा होता है, शरारती होता है और हर एक गांव की रौनक होती है। तो कभी आपने राजनीति में जाने का प्रयास नहीं किया या कभी आपको ऑफर आया उस तरह का कि आप भी राजनीति में जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपको तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पहले से ही एक चेहरा बन चुके हैं हिमाचल का। तो इस तरह का कोई ख्याल या कोई ऑफर आया हो आपको? तो कोई आपसे सीखना चाहता हो या कोई आपसे घर में नवाला करवाना चाहता हो, कोई फंक्शन करवाना चाहता हो, तो आपसे कैसे संपर्क करे? कोई ईमेल आईडी, कोई नंबर, किस तरह से आपके से संपर्क कर सकता है? जी, यहाँ पर जो है कांगड़ा जिले में भी काफ़ी कलाकार जो है उभर कर सामने है। आपकी नज़र में कोई कलाकार जो कि आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर गा रहे हैं, कुछ कलाकार का आप नाम लेना चाहें? पहाड़िया चगलान देने जी कि अच्छा तरह ऐसा ये होना, ठीक है। सामिया लेबो सामिया लेबो सामी अपने उधारो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। मैं आपके साथ संदीप शांदिल। आप गाने से ही समझ गए होंगे कि आज हम खास बातचीत के लिए गद्दी कलाकार को एक बुलाए हैं जो कि हिमाचल कल्चर को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, अपने फोक कल्चर को जो है पुनः जीवित जो है वो किए हुए हैं। तो ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सुनील राणा जी। राणा जी, सबसे पहले आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में स्वागत है। नमस्कार, हिम एक्सप्रेस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, जय शिवा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और हमारी इस लोक संस्कृति को, लोक कला को जन जन पहुँचाने में आप लोग सभी भागीदार हैं, उसके लिए भी हिम एक्सप्रेस टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो राणा जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा और दर्शक भी जानना चाहते हैं, सुनील राणा आखिर सुनील राणा बना कैसे? इनका जो पीछे का जीवन है वो कैसा रहा? आज जो सुनील राणा लोग पहचानते हैं, कलाकार के रूप में जानते हैं, लेकिन सुनील राणा का सफ़र कैसा रहा आज तक? कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे, ये सब कुछ जानना चाहेंगे लोग। सफ़र बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत संघर्ष रहा उसमें, लेकिन मैं उस संघर्ष को, उस चुनौतियों को, उन चुनौतियों को बहुत अच्छा मानता हूँ और उस संघर्ष के समय को देख के, याद करके कभी निराश नहीं होता और बहुत खुश होता हूँ, बहुत हतोत्साहित होता हूँ, क्योंकि चुनौतियाँ जो हैं आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस दौरान, बहुत से लोगों का साथ रहा, माता पिता का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का सहयोग रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, बहुत से मित्रों का, रिश्तेदारों का, और जितने भी लोग मेरे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उन सब लोगों का जो है आशीर्वाद और सहयोग रहा है सुनील राणा को सुनील राणा बनाने में। तो इसलिए मैं एक बार पुनः मेरे साथ जुड़े हुए सभी गुरुजनों का, माता पिता, रिश्तेदारों का और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे समय समय पर जो है वो अपना साथ दिया और अपना आशीर्वाद दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी वो अपना आशीर्वाद और सहयोग और प्यार इसी तरह मेरे ऊपर बनाए रखेंगे और मैं अपनी लोक संस्कृति की सेवा जो है यूं ही करता रहूं जी। तो मैंने शुरुआत जो की आपके गाने से की, हालांकि मैंने गाने का जो है वो जो मूल जो रूप है वो शायद मुझसे ना गाया गया हो और उतना अच्छा ना किया गया। तो शुरुआत जो है हम आपके गानों से ही करना चाहेंगे ताकि लोग जो है मेरे गाने सुनकर जो डर गए थे एक तरीके से, उन्हें जो है एक अच्छा सुनने को मिल जाए एक तरीके से। तो शुरुआत नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया जी, लेकिन जो है हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे जो आपका दिल के करीब गाना हो, जो और गद्दी कल्चर से जो गाना हो, उसे हम जरूर सुनना चाहेंगे पहले। जी जी, मेरे पूरे प्रयास रहे हैं कि हमारी जो लोक संस्कृति है वो जन जन तक पहुँचे और हमारे प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी विश्वविख्यात हो। और कहीं ना कहीं उन प्रयासों में भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से और गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के प्यार से मैं सफल भी हुआ हूँ और हमने अपनी लोक संस्कृति को जन जन तक पहुँचाया है। लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई थी, जैसा आपने पूछा, तो हमने शुरुआत की थी लोक भजनों से ही, जो नुआड़ा में अक्सर गाए जाते हैं और जिन्हें ऐंचड़ियाँ कहा जाता है लोक भाषा में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी थे पंडित सुरेश लंगा जी और सुरेश कपूर जी,
जिन्होंने मेरा उस समय बहुत साथ दिया, और मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर सतीश ठाकुर जी, उनका भी समय समय पर आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। तो इन सब लोगों का सहयोग रहा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे सहयोग किया है, अपना आशीर्वाद दिया है। सबके नाम लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं सबको पता है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं आपकी नज़र बिल्कुल, आपने जो गीत गुनगुनाया उस गीत से और उसी एक पहली एल्बम से जिसका नाम था लोक रामायण, और जिसने हमारी लोक उत्सव नुआड़ा को जो है वो पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दिया, बहुत ही एक समृद्ध और एक गौरवशाली हमारी लोक संस्कृति है। तो 2 लाइनें मैं उसकी आपकी नज़र करता हूँ। सामिया बेबो सामिया लेबो सामी अपने उधारो, भोले आभो सामिया हो कुनी वो परते तेरा मंदड़ रचे, कुनिए गूंदी फूल माला, भोले आभो सामिया हो बत्ती वो कोठे तेरा मंदड़ सजे, लेवो सामी अपने उधारो, भोले आभो सामिया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब। आपके गानों के सुनकर अंदर से एक नाचने का जो है दिल करता है, पैर अपने आप जो है थरथराने लगते हैं। बहुत ही सुंदर। तो अगला सवाल मेरा इसी पर रहेगा, जो कि एक गद्दी कल्चर से आप आए हैं, गद्दी कल्चर को आप इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो एक ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि जो ये गद्दी कल्चर जो था, लगभग लोग जो थे इसे भूलते हुए जा रहे थे। हालांकि गाने ये पहले भी थे, गद्दी जो आपने गाया शायद नुआले जो थे पहले भी थे, लेकिन जो एक पुनर्जीवन जो है वो आपके द्वारा दिया गया। तो ये कहाँ से आपका ख्याल आया कि नहीं अपने कल्चर को जो है आगे बढ़ाया जाए, और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ आपका? आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये गीत पहले से थे और सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग इन लोकगीतों को गाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग थे वो इन लोकगीतों को अपने तक ही सीमित रखते थे, और ख़ुद ही अपने आसपास के कार्यक्रमों में जो है वो गुनगुनाते थे। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे कहीं ना कहीं ये आभास हुआ, थोड़ा सा एहसास होता था कि हमारी इतनी समृद्ध लोक संस्कृति है और हमारी जो युवा पीढ़ी है इस लोक संस्कृति को भूलते जा रही है। कहीं ना कहीं जो हमारे आने वाली पीढ़ी है इनसे दूर होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये लोक संस्कृति जो है वो विलुप्त हो जाए। तो अक्सर मैं ये सोचता रहता था कि किसी न किसी को ये प्रयास करने होंगे। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद मुझ पे है, क्योंकि हमारी जो लोकमानस है, जनमानस है, भगवान भोले शंकर का भक्त है, जैसा आप परिचित हैं। तो शायद उन्हीं ने मुझे ये आदेश दिया, उन्हीं का आशीर्वाद था कि जाओ आप अपनी लोक संस्कृति को सहेजने का कार्य करो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक शायद एक जरिया बन के आया हूँ इस लोक संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का। तो फिर मुझे लगा कि कॉलेज के दौरान ही कि क्यों ना इस लोक संस्कृति को दूसरों पे उम्मीद रखने के बजाय खुद ही इसे सहेजने के प्रयास किए जाएं। क्योंकि हालांकि संगीत का जो शौक़ था मुझे बचपन से था, और कॉलेज के समय में मैं बहुत से फिल्मी गाने या गज़लें गाया करता था। क्योंकि आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं कि वो उम्र उस तरह की होती है कि वो गज़लों का दौर, और हाँ जी बिल्कुल बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है उम्र के हिसाब से। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मिलजुल के प्रयास करने होंगे। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात पंडित सुरेश लंगा जी से और सुरेश कपूर जी से हुई, और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ अक्सर हमारी ये चर्चा हुआ करती थी। और फिर हम तीनों ने मिलकर ये प्रयास शुरू किए, और 1999-2000 में मैंने आकाशवाणी शिमला से जो है वो लोक संगीत की स्वर परीक्षा उत्तीर्ण की। और फिर मैं लोक संगीत जो है वो शिमला से, आकाशवाणी शिमला से और आकाशवाणी धर्मशाला से गाने लगा, और वहीं से धीरे धीरे ये चीज़ें ये चलने लगी, और एक छोटा सा एक प्रयास शुरू हुआ
और हम तीनों ने मिलकर ये जब प्रयास शुरू किया तो ये धीरे धीरे ये प्रयास चलता गया और एक कारवां बनता गया और फिर वो प्रयास जारी रहे। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि वो जो हमारे प्रयास हैं वो आज उस स्तर पर आ पहुँचे हैं कि हमारी जो लोक संस्कृति में, लोकमानस में हर घर में एक कलाकार पैदा हो रहा है और हर कलाकार जो है वो अपना इस लोक संस्कृति को, लोक संगीत को गा रहा है, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हम सब लोगों के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। जो हम चाहते थे कि हमारी युवा पीढ़ी जो है इस और आकर्षित हो, और आज वो पूरी तरह से इस और आई है। तो बस इस तरह से ये प्रयास चल निकले। और पहला हमारा जो प्रयास था वो लोक रामायण एक एल्बम थी जिसमें ऐंचलियों का हमने संग्रहण किया था और उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। जिस रामायण को हमारे जो बुजुर्ग जो है वो कंठस्थ तौर पर मौखिक रूप से गाते आए हैं, बस उन ऐंचलियों के कुछ प्रसंग हमने लोगों तक पहुंचाए थे। तो उसी प्रयास में धीरे धीरे बस आज तक चल रहे हैं। उसके बाद तो आज तक लगभग 300 से ऊपर मेरे गाने जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं और उसको आप अलग अलग कंपनीज़ में सुन सकते हैं। अभी कुछ नई कंपनीज़ में आ रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल है शेफर्ड्स हार्मनी, उस पे आप सभी मेरे लोकगीतों को सुन सकते हैं। तो ये प्रयास उसी तरह से जारी है जी। अभी तो अभी जो आपने बात की, जैसे नए नए युवा जो है अब इन गानों को गा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि जो नए नए युवा आ रहे हैं, कोई रातों रात कोई गाना निकाल दे रहा है, कोई डीजे सॉन्ग निकाल दे रहा है थिरकने के लिए, नाचने के लिए, ना उनमें वो सभ्यता दिखती है ना, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि वो गाने जो निकाल रहे हैं वो सही हैं, वो हमारी सभ्यताओं को दिखाते हैं, या फिर जो आपका आजकल की यही मांग है? ऐसा है, अपने अपने स्थान पे सभी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आप खुद की क्रिएशन करते हैं, खुद कोई कंपोजिशन ऐसी बनाते हैं, तो उसको आप किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, किसी भी रूप में उसको आप पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज़ पर जो है वो निर्धारित नहीं रह सकते हैं। आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तभी आप उन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो मैं खुद भी ये प्रयास करता हूँ और लोगों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि उसमें लोक संस्कृति को सही रूप से दिखाया जाए, उस लोक संस्कृति के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से हमें हमारे बुजुर्गों से विरासत में ये लोक संगीत मिला है, हम उसी स्वरूप में उसके स्वरूप को ना छेड़ें, ना बिगाड़ें, और उसके मूल भाव को वो ध्यान में रखते हुए आगे वाली पीढ़ी तक जो है वो उसको लेके जाऊं। क्योंकि पहले जो कुछ समय था कुछ और था, आज जो समय है वो कुछ और है, बदल गया है। सोशल मीडिया का ज़माना है और अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके पास आ गए हैं, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म को जो है वो सत्य मानकर आगे चलेंगी। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या कहीं भी दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म है डिजिटल, उन पे अगर किसी तरह का गाना डालते तो आने वाली पीढ़ियाँ उन्हीं से देख के आपको फॉलो करेंगी। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो पौराणिक चीज़ें हैं, जिस तरह से हमें बुज़ुर्गों में विरासत में मिली हैं बुज़ुर्गों से, उनको उनका मूल भाव ना बदल कर उसी स्वरूप में उनको सजा संवार कर आगे वाली पीढ़ी तक जो है वो पेश करे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उससे भ्रमित ना हो और उसके सही रूप को जो है वो जान सके। बाकी सब कलाकारों के प्रयास बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो जैसा कि आपने बात की, डिजिटल का ज़माना है, समय की ये मांग है अभी, तो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि डिजिटल का ज़माना है, लेकिन आपने जब शुरुआत की तो कैसेटों का ज़माना था। हमने भी वो गाने सुने हैं, कैसेट डालते थे हम, कैसेट में वो गाने सुनते थे, घुमा घुमा के उसको, कभी टूट जाती थी उसकी रील। वैसे उस ज़माने में और इंटरनेट के ज़माने में कितना फ़र्क आप अभी देखते हैं? बहुत फ़र्क है जी। जब वो दौर था कैसेट्स का, उसके बाद कैसेट्स के बाद सीडी का दौर आया, तो अब जो है वो टोटल ही बदल चुका है, बिल्कुल जो है वो एकदम से चेंज हो गया है। तब एक गाना निकालना और एक गाना गाना और एक कैसेट मार्केट में पहुंचाने का जो समय था वो बहुत लंबा एक स्पैन हुआ करता था, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज के दौर में बहुत आसान हो गया है। आप चाहें तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके, मोबाइल में एडिट करके और मोबाइल पे ही आप किसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। आज की दौर में चीज़ें जो है आसान हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी फ़र्क पड़ा है। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो संगीत को उस तरीके से समझ नहीं रही है, सीख नहीं रही है। उनको लगता है कि रातों रात हम गाना बना देंगे और हिट हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा। अच्छी बात है,
वो होना भी चाहिए, क्योंकि प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम करना है और सही मायने में आपको एक कलाकार बनना है, तो आपको सीखना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए और एक सही तरीके से काम करना चाहिए। कैसेट के दौर में फ़ायदा ये था कि कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो लोगों की जेब से जब पैसा निकलता था तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता था, चाहे कलाकारों तक पहुंचता था, तो कलाकारों की आर्थिकी जो है वो उससे कहीं ना कहीं अच्छी होती थी। अब सोशल मीडिया और डिजिटल जो ये समय आया है, डिजिटल जो टाइम है, इसमें हालांकि हमारे कलाकारों की जो रीच है बहुत बढ़ गई है। आप भी दिन सेकंड पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी क्रिएट किया, यूट्यूब पे डाला, फेसबुक पे डाला, किसी भी इंस्टा पे डाला, व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो 10 सेकंड्स में आप पूरे वर्ल्ड वाइड उसको दिखा सकते हैं। रीच तो बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कलाकारों का जो आर्थिक है उस पर इसका असर ज़रूर पड़ा है, क्योंकि अब लोग जो है वो सिर्फ सिंपल एक मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डाटा पैक डलवा के उसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क तो है। लेकिन देखिए, हर चीज़ में कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, ये साथ साथ चलते हैं। ये शुरू से ऐसा रहा है और आगे भी ऐसा रहेगा। तो हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना है और ना ही हमें जाना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, लोक संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, लोक संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं, तो हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं अपने आप समय के साथ साथ जो हैं वो समानांतर हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर कहीं आपको इसके नुकसान हुए हैं डिजिटल इस टाइम के, तो बहुत से फ़ायदे भी हुए हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा और ना ही ध्यान देता हूँ। समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है और बदलाव जो है वो कुदरत का नियम है। तो हम लोगों को इसको जो है आत्मसात करना चाहिए और कबूल भी करना चाहिए कि इस तरह से ही चलेगा। बस हमारे प्रयास जो निरंतर जारी रहने चाहिए और वो जारी हैं हमारी तरफ से। जी, आपने बहुत खूब कहा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ नुकसान है तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। बहुत ही अच्छा। तो हम थोड़ी बातचीत आगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और हम थोड़ा सा आपसे गाना सुनना चाहेंगे। और मेरे जहन में एक गाना आ रहा है, कुछ लाइनें हैं कि ना वो रहंदे रक्त ते ना वो रहंदे वक्त, वो वाला गाना एक बार जरूर सुनाएं दर्शकों को। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा लोकगीत है जिसमें एक वृद्ध जो है अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहा है। तो उसकी चंद लाइनें मैं आपकी नज़र करता हूँ। और चंबा की जो रानी थी हमारी, रानी सुनैना जी, उन्होंने बलिदान दिया था अपनी विरासत के लिए। जहाँ पे चंबा की रियासत में पानी नहीं आता था, उसके लिए जब बलिदान दिया, तो उसके ऊपर ये लोक गाथा है, उसके ऊपर भी ये लोकगीत है। तो 2 लाइनें मैं आपकी नज़र करता हूँ। हो गुड़ के चमके हो भवा में घा हो बड़े रानी चंबे आली रे देसा हो बड़े रानी चंबे आली रे देसा हो कुथुए दी आई ओ नेरी बादली हो कुथुए दा बरसे मेघा हो कुथुए दा बरसे मेघा हो छाती ते आई ओ नरी बादली हो दो नैना दा बरसे मेघा हो दो नैना दा बरसे मेघा हो रगत थी है ओ भाइयों भगत थी है हो लागू
थी ऐ सब कोई हो, लागू थी ऐ सब कोई हो, न बोरेंदे रगत ते न बोरेंदे भगत, एवे बात ना पुछदा कोई हो, बात ना पुछदा कोई हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये गाना जो है मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी सालों से ये गाना सुनता आया हूँ, तो मुझे पता है इन लाइनों का मतलब जो पता है। जो गद्दी कल्चर से नहीं जुड़े हैं या उन्हें अभी इतना पता नहीं है, उन्हें थोड़ा सा आप बता दें कि इन लाइनों का जो मतलब है वो बताने का थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि मैं तो जानता हूँ लेकिन कुछ एक मित्र हमारे जरूर होंगे जो इन लाइनों का मतलब नहीं जानते होंगे। देखिए, मेरा पूरा प्रयास है, हमारे गद्दी लोक संस्कृति के साथ साथ हमारे पूरे हिमाचल का जो लोक संस्कृति है, हिमाचल की जो लोक कला बहुत ही समृद्ध है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा हिमाचल जो अपने आप में एक मिनी इंडिया है, क्योंकि हिमाचल में बहुत से अलग अलग लोक संस्कृतियाँ जो है फल फूल रही हैं। चाहे वो चंबा की लोक संस्कृति हो, चंबा में ही खुद से पांगी की लोक संस्कृति है, या चुराह की लोक संस्कृति है, हमारे शिमला की, किन्नौर की, लाहौल स्पीति की, कुल्लू की, या कांगड़ा की, मंडी की कह लें। हर एक ज़िले की अपनी एक अलग ही जो है पहचान है। सिरमौर की देखें आप। तो मेरे प्रयास है कि हिमाचल की जितने भी लोक कलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं लोगों तक जो है वो पहुंचाऊं, और उसको मैं सहेजने में, समेटने में अपने प्रयास करूं। और मेरे अगले आने वाले जो प्रयास हैं वो कांगड़ा की लोक संस्कृति को लेकर हैं। अगले आगे जो मैं कुछ लोकगीत लेकर आ रहा हूं वो पहाड़ी लोक संस्कृति पे हैं, कांगड़ा की लोक संस्कृति पे हैं। लेकिन इस गीत का जो आप पूछ रहे हैं, इसके लोक संस्कृति के जो मायने हैं, इस लोकगीत के जो मायने हैं वो दो तरह से हैं। एक तो रानी सुनैना जी को याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी रियासत में पानी नहीं आने के लिए जो बलिदान दिया था, तो उनकी याद में इस लोकगीत को गाया जाता है कि जब उनकी रियासत में पानी का अकाल पड़ा तो गुड़ के चमक्या भाहुआ मेघा हो, बरह रानी चंबियाड़ी रे देसा हो। तो उस तरह से याद किया जाता है। साथ ही साथ हमारे एक बुजुर्ग हैं जो अपनी वृद्धावस्था में पहुँचे हुए हैं और अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी कारणवश उनके बच्चे जो हैं उनसे दूर हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे वो किसी नौकरी की वजह से हो, या किसी कारणवश वो दूर हैं। तो अपने आप को जब अकेला महसूस कर रहे हैं तो कहीं ऊंची पहाड़ी पे बैठे हुए याद कर रहे हैं जवानी के दिनों को, कि ये जो जब मैं जवान था, जब भुजाओं में बल था, रक्त थी, वक्त थी, मतलब तो वो लोग जो है मेरे आसपास घूमते थे, मेरे साथ बैठते थे, पूछते थे, हालचाल पूछते थे। आज मैं वृद्ध हूँ तो कोई जो है वो पूछने वाला है नहीं, और अब वो रक्त और वक्त नहीं रहे तो कोई नहीं पूछ रहा है। तो काश वो जवानी के दिन फिर वापस आ जाएं और फिर वो रौनक जो वापस आए। तो इसी तरह वो बरबस इन चीज़ों को याद करते हुए रोते हैं, उनके आंसू निकल आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कहीं मेरे कोई आंसू जो है वो देख ना ले। तो काश बारिश हो जाए और मेरे आंसू जो है उस बारिश में जो है छिप जाएं। लेकिन सडनली अचानक उनको एहसास होता है कि मौसम जो है बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, आसमान पे तारे चमक रहे हैं, तो बारिश कहाँ से होगी, तो ये पानी कहाँ से निकला है। तो वो जो उनके जो दर्द था, उनका जो अंदर का जो दर्द था, तब वो उस लोकगीत में झलकता है कि छाती ते आई नहरे बादल, ये दो नैना दा बरसिया पानी है। तो इस तरह से इस लोकगीत में एक बहुत ही संवेदनशील ये लोकगीत है जो अलग अलग हमारी लोक विधाओं को छुपाए हुए और बहुत कुछ कहता है अपने आप में ये। तो इसी तरह हर एक लोकगीत के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी रहती है, और मेरे प्रयास रहते हैं कि लोगों तक उनको सही तरीके से पहुंचाऊं। मैं कितना कामयाब होता हूं, कितना कामयाब हुआ हूं, ये मुझे नहीं पता है, ये आप लोगों पर और मेरे दर्शकों पर मैं ये छोड़ता हूं, लेकिन मेरे प्रयास जो हैं वो इसी तरह निरंतर जारी हैं। जी हाँ दर्शकों, तो ना वो रहते रक्त तो ना वो रहते वक्त, ये वक्त जो है आपको फिर से नहीं आएगा। तो इस लाइव स्ट्रीम के साथ जरूर जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। हम छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से जुड़े। गुजरात टाइल्स एंड सैनिटरी, पुराना मटोर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
चाहे दीवारों को सजाकर घर की सुंदरता को चार चांद लगाना हो या मंदिर को सजाना हो, इन सब चीज़ों के लिए आपकी मदद करेगा गुजरात टाइल्स एंड सैनिटरी, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी अच्छे दामों में हर किस्म की टाइलें। ज्वाला स्टील वर्क्स, यहाँ मिलेंगे आपको स्टेनलेस स्टील से बने गेट, ग्रिल, रेलिंग, दरवाजे और खिड़कियों की फ्रेम्स। अगर आप भी अपने घर का नवीकरण करना चाहते हैं, अपने घर में ग्रिल्स और रेलिंग लगवाना चाहते हैं, स्टेनलेस स्टील से बने आकर्षक और नए डिज़ाइन के गेट लगवाना चाहते हैं, आधुनिक जापानी शीट्स की चौखटें अपने घर पर लगवाना चाहते हैं, तो महंगाई की इस घड़ी में ये सब आपको सबसे अच्छी कीमत में मिलेगा ज्वाला स्टील वर्क्स में। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सुनील राणा जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आगे बातचीत को बढ़ाते हैं और कुछ और गाने भी उनसे सुनेंगे और बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। तो सर, अगला सवाल मेरा यही रहेगा, जो आप घर घर जाके नवाले गाते हैं, एक संगीत गाते हैं, तो उसके बारे में लोग जो है जानना चाहेंगे आखिरकार नवाला क्या है। क्योंकि एक क्या बोलते हैं, आटे के जो है लगाए जाते हैं, फिर माला टांगी जाती है, तो उसके बारे में पूरा एक कल्चर क्या है आखिरकार लोग जानना चाहेंगे कि आखिर नवाला है क्या। वैसे तो पहले नवाला लोगों ने बंद कर दिए थे, लेकिन अब जो है फिर से लोग जो है एक बार फिर नवाले को करना शुरू किए हैं। रात भर जो है नवाले लगते हैं, भोले के भजन लगते हैं। तो आखिरकार ये नवाला क्या है? देखिए, नवाला जो लोक उत्सव है बहुत ही अपने आप में एक अलग इसके मायने हैं, अलग इसकी एक पहचान है। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं सबको बता दूं, बहुत से दर्शक बहुत भली भांति इससे परिचित भी होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, मालूम है, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं संक्षिप्त में कि भगवान भोले शंकर की आराधना के रूप में नवाला को जो है वो गाया जाता है। घर में उसका जो है वो गायन किया जाता है, रचना की जाती है। जब भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, जब भी आप खुश होते हैं, जब भी आपको लगता है कि आपका जो कोई कार्य सिद्ध हुआ है या कोई खुशी का मौका है, तो आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं और उनकी सेवा में जो है अपने आप को समर्पित करते हैं। और उसका एक साधारण सा भाव यही रहता है, क्योंकि भगवान भोले शंकर हम गद्दी समुदाय के हमारे ईष्ट देव हैं और हम बेसिकली शैविक हैं, भगवान भोले शंकर के उपासक हैं, तो हम सब उन्हीं का दिया हुआ जो है वो मानते हैं। तो हम उस नवाले का जो है वो रचना करके हम सिर्फ ये भगवान भोले शंकर का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ भी दिया हुआ है वो आप ही का दिया हुआ है, और मेरा जो सामर्थ्य है, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका ऋण तो कभी उतार नहीं सकता, लेकिन जो मेरा सामर्थ्य है उनके अनुसार जो है वो आपको सब कुछ समर्पित करता हूँ। और उसमें पूरी रात भर भगवान भोले शंकर की भक्ति की जाती है। उसमें शिव पुराण से संबंधित ऐंचड़ियाँ गाई जाती हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में ऐंचड़ी कहा जाता है, ऐंचड़ी गायन कहा जाता है। उसमें लोक रामायण गाई जाती है, श्री कृष्ण लीला गाई जाती है, पांडवों की गाथाएँ गाई जाती हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि हमारी ये जो लोक संस्कृति है, ये श्रुति समृति संस्कृति है। एक से दूसरे तक जो है सुनकर जो है वो लोगों तक पहुंची है। इसका कोई लिखित में कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन सदियों से लोग जो है वो शिव पुराण गा रहे हैं, उसके बाद आपका रामायण गा रहे हैं, महाभारत गा रहे हैं, पांडवों की गाथाएं गा रहे हैं, श्री कृष्ण लीला गा रहे हैं। तो ये श्रुति समृति संस्कृति में आज तक हज़ारों वर्षों से आज तक यहाँ तक पहुँचा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी पहचान है। तो नवाला जो है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और उन्हीं की स्तुति में जो है वो गाया जाता है, और लोग इसमें रात भर जो है वो गाते हैं, नाचते हैं और बड़े आराम से झूमते हुए जो है वो सभी इसका आनंद लेते हैं। तो भगवान शिव को ये समर्पित जो है वो हमारा लोक उत्सव होता है। पिछले 15-20 सालों में ये जो है बहुत ही इस लोक उत्सव ने ख्याति प्राप्त की है। तो ये सब इसके जो रचनाकार हैं वो भगवान भोले शंकर ही हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। हम तो एक मात्र एक माध्यम है और वो माध्यम शायद उनके आशीर्वाद से उन्होंने ही हमें चुना है। तो हमारे वो प्रयास जारी हैं, लेकिन रचयिता तो वही हैं। तो इसलिए मैं उसके लिए भी
भगवान भोले शंकर को बहुत बहुत जो है वो उनके चरणों में नमन करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि अपना आशीर्वाद मुझ पर ही नहीं समस्त सृष्टि पर, समस्त ब्रह्मांड पर इसी तरह बनाए रखें और समस्त सृष्टि का कल्याण करते रहें। क्योंकि ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ ये हमारे उस लोकगीत में भी गाई जाती है जब भगवान भोले शंकर की आराधना शुरू की जाती है कि अकारज मेरे और हुणे, भूखियाँ जो भोजन दिए, प्यासे जो पानी दिए, तो ये सब उसमें जिक्र है। और साथ में ये जिक्र किया जाता है कि जिस तरह से आपने मेरा उद्धार किया है, हमारा कल्याण किया है, हम कामना करते हैं, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस तरह समस्त संसार का, समस्त सृष्टि का भी आप कल्याण करो। तो ये उनके चरणों में निमित्त है जी। तो हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं आपके बतौर जो है गायक का भी बात कर रहे हैं, आप एक गायक जो है पूरे पहचान जो है बना चुके हैं। तो मेरा एक सवाल जरूर रहेगा कि अगर आप गायक ना होते तो क्या बनते आप? एक सवाल। इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं शुरू से ही अपने दिमाग में ये सोच के चला था कि मुझे नहीं, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन दे दिया जाए आपको कि गायक या फिर कुछ और। तो मैं पक्का जो है वो भारतीय सेना में होता क्योंकि मेरा एक पैशन था साथ साथ में कि देश की सेवा के लिए मैं भारतीय सेना में जाऊं। तो कहीं ना कहीं लेकिन मेरा जो मूल ध्येय था वो संगीत के क्षेत्र में आने का ही था। मैं शुरू से ही मेरे इसी में प्रयासरत रहे हूँ मैं। हालांकि स्कूल के दिनों में बहुत संघर्षशील मेरा जीवन रहा है, बहुत सी चुनौतियाँ उसमें रही हैं। आप भी भले ही भांति और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो सब जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है चुनौतियाँ आपके जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो अब मेरे प्रयास जो हैं वो इसी क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में मैं अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत से प्रयास मेरे अभी जारी हैं। मुझे नहीं पता कि परमात्मा भोले शंकर हमें महादेव कहाँ तक लेके जाते हैं, लेकिन इसी क्षेत्र में प्रयास जो है वो जारी रहेंगे। तो अगला सवाल मेरा ऐसा है, इसी से जुड़ा रहेगा। जैसे कि आपने बताया भारतीय सेना में आप जाना चाहते थे। अगर ये ना होते, वैसे तो हिमाचल के लिए, एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी कल्चर को, अपने ही गद्दी कल्चर को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों में ये गाने जो है फेमस हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे भी हम जानना चाहेंगे कि आपका जो पारिवारिक जो है ये संगीत से ही जुड़ा था या फिर आप ही जो है ये संगीत में उभर कर सामने आए हैं? देखिए, मेरे घर में बहुत अच्छा लोक संगीत का माहौल है, पहले भी था। मेरे माताजी बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे दादाजी अक्सर लोग कहा करते हैं जब मैं गाता हूं तो बहुत से जो मेरे जानने वाले हैं और जो मेरे दादाजी को जानते थे, हालांकि मैंने उन्हें कभी अपने जीवन में गाते हुए नहीं सुना क्योंकि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो काफ़ी वृद्ध थे, तो उस स्थिति में नहीं थे कि वो गा सकते। लेकिन बहुत से लोगों ने अक्सर मुझे कहा है जब मैं स्टेज से आता हूँ कि आप जब गाते हो तो आपके दादाजी का अक्स उसमें दिखता है। तो कहीं ना कहीं पूर्वजों का इसमें आशीर्वाद रहा है और देन रही है। मेरे ब्लड में और मेरे पितृपक्ष में और जो माताजी का पक्ष है, जो ननिहाल पक्ष है, उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है। मेरी नानी जी बहुत अच्छा गाती थी। तो मेरे परिवार में संगीत, लोक संगीत का बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, उनमें से कोई ऐसा व्यावसायिक रूप से या प्रोफेशनल सिंगर नहीं था, लेकिन वो बहुत सुरीला गाते हैं। मुझे लगता है मुझसे भी अच्छा गाते हैं, वो सुरीला गाते हैं। मैंने सिर्फ प्रयास किए हैं कि उस लोक संगीत को आम जनमानस तक संवार कर जो है वो पहुंचाया जाए। तो लोक संगीत का माहौल मुझे विरासत में मिला है, तो कहीं न कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो उस तरह की रही है। तो आप जो है अपने जीवन में आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत जो है मानते हैं? आपके कौन गुरु थे, कहाँ से शुरुआत हुई? प्रेरणा स्रोत जो रहता है, मैं अपना प्रेरणा स्रोत अपने माता पिता को और अपने दादाजी को, अपनी नानी जी को मानता हूँ। मैं अपने परिवार को ही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं लोक संगीत वहाँ से विरासत में मिला है। उसके बाद मैंने लोक संगीत के साथ साथ मैंने संगीत में शिक्षा ली और कॉलेज में मैंने संगीत पढ़ा। उसमें डॉक्टर सतीश ठाकुर जी जो हैं, वो मेरे प्रोफेसर संगीत सतीश ठाकुर जी जो हमारे धर्मशाला कॉलेज में लगे हुए हैं प्रोफेसर, वो मेरे संगीत के गुरु हैं और मैं उनसे संगीत की जो है वो बारीकियां सीखता हूं और समय समय पर उनसे जो है वो संगीत की बारीकियों को सीखने के लिए जाता रहता हूं। जब भी मुझे समय मिलता है, उनके पास समय होता है, तो हमेशा मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, उनसे जो है वो आशीर्वाद ग्रहण करता रहता हूं। संगीत का जो मेरा, अगर आप कहेंगे कि विधिवत शिक्षा जो है वो मैं डॉक्टर सतीश ठाकुर जी से ले रहा हूँ। जी। तो आपका जो सफ़र था, घर से कॉलेज से सफ़र शुरू हुआ, वो इंटरनेशनल स्टेज तक आप गए।
तो वो सफ़र भी ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसा सफ़र रहा और क्या क्या चुनौतियाँ जो है आपको बीच में आई, क्योंकि चुनौतियाँ भरी पड़ी होती हैं जीवन में जो है। कोई देखने को लगता है कि स्टेज पर जो है गायक गा रहा है, लेकिन वो गायक कैसे यहाँ तक पहुँचा, उसके पीछे संघर्ष काफ़ी होता है, वो भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि एक कलाकार, जो भी कलाकार किसी स्तर तक पहुंचता है या थोड़ी बहुत भी अगर पहचान बनाता है तो उसने काफ़ी संघर्ष किया होता है। वो हर एक कलाकार के साथ शायद ऐसा होता है। बहुत कम कलाकार होते हैं जो रातों रात प्रसिद्धि पा लेते हैं, वो अलग बात है। मेरा भी जब जीवन कुछ इस तरह से रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, बहुत से लोगों का उसमें सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है, और समय समय पर मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे अच्छे लोग मिलते गए। बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कोशिश की नेगेटिविटी मुझ में डालने की, लेकिन मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता और हमेशा जो हमारा जो पॉजिटिव साइड है उस तरफ जो है देख के चलता हूँ। मेरा जो संगीत का सफ़र है वो घर से रेडियो तक पहुंचा, रेडियो कॉलेज तक, कॉलेज से रेडियो से शुरू होता हुआ कैसेट के दौर, और इसी तरह हिमाचल के मैंने लगभग हर एक स्टेज पे परफॉर्म किया है। और उसके साथ साथ हिमाचल ही नहीं, मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी शहरों में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। उसके साथ साथ मेरे ऊपर लगभग अभी 3 डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी हैं, और 5-6 छात्र जो हैं, वो शोधकर्ता जो हैं, वो मेरे ऊपर जो है शोध कर चुके हैं, अपनी किताबें लिख रहे हैं, कुछ अभी जारी हैं। तो मैं इस प्रयास में रहता हूँ कि किस तरह से हमारी लोक संस्कृति को जो है एक नया स्थान दिया जाए, और उन्हीं प्रयासों में मैं सिंगापुर, मलेशिया और कुछ अन्य देशों में वहाँ पे भी लोक संगीत को प्रस्तुत करके आया हूँ। लोक संस्कृति की झलक मैं वहाँ दे के आया हूँ। तो उसमें भी बहुत से लोगों का सहयोग रहा है, और आगे भी जारी है। ये प्रयास जो है वो जारी रहेंगे। जी। तो हम जो है अब बातचीत को और आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिर से थोड़ा सा गाने का जो है सफ़र जो है शुरू होना चाहिए, थोड़े से गाने भी बीच बीच में आने चाहिए। लेकिन हमने पहाड़ी और गद्दी गाने तो सुन लिए, लेकिन एक हिंदी गाना भी आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। देखिए, मेरे प्रयास हैं कि जिस तरह से पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का, हरियाणा का, या मैं कहूँ कि पूरे भारतवर्ष का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो बॉलीवुड में दिखती है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि हमारी इतनी समृद्ध लोक संस्कृति है, वो क्यों ना वहाँ तक पहुँचे और वो क्यों ना वहाँ पे दिखे। तो मेरे प्रयास जारी हैं। मैं अक्सर ये कोशिश करता रहता हूँ कि किस तरह से लोक संस्कृति को जो है वो हमारे इस बॉलीवुड के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि बॉलीवुड की रीच बहुत बड़ी है, उसका एक जो दायरा है बहुत बड़ा है, और वहाँ तक अगर हम अपनी लोक संस्कृति को पहुँचाएँगे तो हमारी लोक संस्कृति एक नए आयाम जो है स्थापित करेगी। तो मैंने एक पीछे जैसे एक फोक हार्मनी करके ब्लेंड ऑफ फोक एंड बॉलीवुड रिलीज़ किया था गाना, शेफर्ड्स हार्मनी यूट्यूब चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। उसमें 2 अलग बॉलीवुड के सॉन्ग थे और 2 जो है हमारे लोक संस्कृति से जुड़े हुए गीत थे। हिमाचल के बहुत ही मशहूर लोकगीत हैं वो, और उसमें मैंने उनका मिश्रण करके एक नया कोशिश की थी, एक नया प्रयास किया था उसको नया कुछ देने का। वो 2 लाइनें आपकी नज़र करता हूँ मैं। माए नी मेरी ये हो जमुए दिराए, चंबा कितनी के दूर है, चंबा कितनी के दूर। ऊंची चिड़ियाँ डूगी डूगी नदियाँ, ऊंची ऊंची रिड़ियाँ डूगी डूगी नदियाँ, दिखी कर मन हुंदा चूर। हाय माए नी मेरी ये जमुए दिराए, चंबा कितनी के दूर। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता,
मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तुमने सीखा कहाँ से। हो चंबेरे चुगने मेरा डेरा कुंजुआ, चंबेरे चुगने मेरा डेरा कुंजुआ। हो बूटा पिपड़ निशानी हो है मेरी ये जींदे। ओ बूटा पिपड़ निशानी हो। बहुत ही सुंदर। इस पूरे गीत को आप शेफर्ड्स हार्मनी यूट्यूब चैनल पे जाके सुन सकते हैं। बहुत लंबा ये गाना है, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास जो है आप लोगों की नज़र किया है। जी जी जरूर, बहुत ही सुंदर। और अभी आपने जो कहा कि बॉलीवुड, जैसे कि पंजाबी सिंगर जो है या पंजाबी कल्चर जो है इतना बढ़ावा मिल रहा है, बॉलीवुड में आ रहा है, चाहे राजस्थान हो वो कल्चर जो है, हरियाणा का कल्चर जो है बॉलीवुड में आ रहा है, तो आपका भी एक गाना जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रयास जो है बढ़ाने का, तो आपके द्वारा क्या प्रयास जो है और किए जा रहे हैं ताकि हिमाचली कल्चर जो है आगे बढ़ सके और बॉलीवुड में आ सके? इस तरह का कोई, जैसे या आप जो है आगे फिल्मों की तरफ आ रहे हैं कहीं ना कहीं, या हमें शायद सुनील राणा कहीं ना कहीं आप फिल्मों में देखने को मिले आगे, इस तरह का कोई प्रयास आपके द्वारा? देखिए, प्रयास जारी हैं। कुछ कोलैबोरेशन मेरे आने वाले समय आपको सुनने को मिलेंगे, जिसमें कि लोक संगीत के साथ साथ आपको इसी तरह का जो मिश्रण है फिल्मी गानों का आपको सुनने को मिलेगा। और कुछ एक जो चैनल है उनसे मेरी बात चली हुई है। अब देखते हैं वो प्रयास कब फलीभूत होते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन निरंतर जो है प्रयास जारी है। और मुझे उम्मीद है और भगवान भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि ज़रूर एक ना एक दिन हमारा जो लोक संस्कृति है, हमारी जो लोक कला है, वो आपको राष्ट्रीय चैनल पर जो है वो देखने को मिलेगी। ज़रूर, हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारा कल्चर, हमारा हिमाचल जो है आगे स्तर पर जो है ज़रूर जो यहाँ पर जाए। तो अगला सवाल जो है मेरा यहाँ पर ज़रूर रहेगा कि जैसे कि आपके गानों में जो है, अब पहले जो ऐसा थोड़ा कम था, लेकिन आप जो है घरेलू शब्द जो है जो काफ़ी सुनने को मिलते हैं, जैसे तामतिस हो गया, उनसे है दूसरा एक लड़की पर गाना गाया है, नकटी जो है गाया है, डंडगुल्लू है, काफ़ी जो है शब्द ये निकल कर आ रहे हैं। तो इसके पीछे आपका क्या प्रयास जो है ये आ रहा है? देखिए, लोक संस्कृति के साथ, लोक कला के साथ साथ हमारे जो पौराणिक लोक शब्द हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। तो अब मेरा प्रयास है कि उस तरह के शब्दों को जो है वो लोगों के सामने लेकर आया जाए। तो उसी प्रयास में मेरे आपने बहुत से लोकगीत सुने होंगे, जिसमें एक ही शब्द के ऊपर वो लगभग गाना है, जिसमें नकटी एक गाना है जिसको मैंने खुद लिखा, खुद कंपोज किया और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। और नकटी एक ऐसी लड़की की एक कहानी है जो गांव से निकल के शहर आती है। शहर में उसके जीने के तौर तरीके बदलते हैं, तो लोग अक्सर कह देते हैं मजाक में उसके माता पिता या मासी, ताई, चाची, नानियाँ कि नकटी जो है ना ये अब ये नाक कटा के छोड़ेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसने जब अपना जीने का तौर तरीका बदल लिया है, अपना रहन सहन बदल लिया, अपना पहनावा बदल लिया, तो कहीं ना कहीं ये लड़की जो है वो गुम ना हो जाए आधुनिकता के इस दौर में। तो उस तरह से, लेकिन लड़की के भाव कुछ ऐसे होते नहीं हैं। तो बस मैंने उन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। मेरा एक गाना आया था ढंडगुल्लू, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो ढंडगुल्लू एक ऐसा शब्द है जिसमें एक ऐसा बच्चा होता है, हर गांव में आप देखते होंगे कि एक ऐसा बच्चा होता है जो बहुत नटखट सा होता है, शरारती होता है और हर एक गांव की रौनक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शरारत से बहुत से लोग दुखी होते हैं और वो हमेशा उसको डांटते रहते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि अगर 4 दिनों के लिए वो नटखट बच्चा गांव से कहीं चला जाता है, अपने ननिहाल चला जाता है या कहीं स्कूल चला जाता है, 4 दिन दिखाई ना दे, तो उसको देखने बिना सब व्याकुल हो जाते हैं कि यार वो लड़का दिखाई नहीं देता है। क्योंकि उस
शरारत के पीछे कहीं ना कहीं उस गाँव की उसके चेहरे में एक रौनक छुपी होती है। तो मैंने उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे कि डंडगुल्लू जो है वो एक नटखट सा बालक होता है, तो बस ये इसी तरह प्रयास है। तामतिस जिस तरह एक शब्द है वो आम बोलचाल की भाषा में, जैसे हिंदी में या इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो है वो स्लैंग वर्ड यूज़ होते हैं जिनका मतलब नहीं होता है, लेकिन वो कहीं भी आप उनको प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मजाक में हो चाहे किसी भी पर्याय में हो। तो उसी तरह का शब्द है। तो मेरे प्रयास जारी हैं और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही पौराणिक हमारा शब्द है धृंस। जी। हमारे बहुत से दर्शकों को पता नहीं होगा धृंस का क्या मतलब होता है, लेकिन धृंस होता है तसल्ली, किसी चीज़ की तसल्ली रखना, तसल्ली आ जाना आपको कि ये काम किए तो अच्छा धृंस आ गई हमें, पहाड़ियाँ चिकलान देने जी कि अच्छा धृंस आइए ही होने भाई, ठीक है। तो उस तरह से अब मेरा उस शब्द के ऊपर अगला एक प्रोजेक्ट गाना आ रहा है कि एक शब्द जो है उस शब्द के आगे पीछे वो पूरा गाना घूमेगा, तो वो ये प्रयास जो है वो जारी रहेंगे। और ये जो मेरा गाना है वो हालांकि पूरी हमारे लोक संस्कृति से तो उसको पूरे कांगड़ा में, हमीरपुर में, बिलासपुर में उसको यूज़ किया जाता है इस शब्द को। तो ये जो मेरा आने वाला प्रोजेक्ट है वो पहाड़ी में है, धृंस जो अगला मेरा गीत है। तो इस तरह से लोक जो हमारे शब्द हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उनको अब हम सामने लोगों के लेकर आ रहे हैं। तो राणा जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में जो है असली कलाकार क्या है? क्योंकि कलाकार बहुत होते हैं, लेकिन असली कलाकार आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सभी कलाकार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने अपने प्रयास से, अपने अपने जो निजी तौर पर या सामूहिक तौर पर प्रयास कर रहे हैं, सभी कलाकार हैं। सभी के लिए कलाकार के अपने अपने मायने हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक जो लोक कलाकार है, जो एक गाता है वही कलाकार नहीं है। एक पेंटिंग आर्टिस्ट है वो अपने आप में कलाकार है। अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं, ये आपका काम है, तो आप अपने आप में एक कलाकार हैं। कैमरा के सामने आप अपना काम जो बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, तो ये आपका काम है, तो आप अपने आप में एक कलाकार हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी अपनी जो भूमिका है, अगर सही तरीके से अपनी अपनी जगह सही निभाएंगे सभी, तो सभी अपनी अपनी जगह एक अच्छे कलाकार हैं। और मुझे लगता है कि सभी को ये प्रयास करने चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम को दिल से करें और अच्छे से निभाएं, वो एक अच्छा कलाकार है। तो जैसा कि आप भी एक बड़े मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं, काफ़ी लोग जो हैं, छोटे छोटे लड़के जो हैं, अब शुरुआत करते हैं कि हम भी इसमें आज हाथ जो है आजमाएंगे, तो उनको आपका क्या संदेश है? किस तरह का संघर्ष जो है, किस तरह का संदेश जो आप देना चाहेंगे? किस तरह का संघर्ष जो रहता है ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो नई जनरेशन है इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है, इन चीज़ों को साथ लेकर चल रही है। तो मैं बस उनको इतना कहना चाहूँगा कि प्रयास कीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए खास करके, और संगीत को थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि संगीत सीखने की एक विधा है। हो सकता है आप एक आध गाना गा के रातों रात जो है वो फेमस हो जाएं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक एक क्षेत्र में इसमें रहना चाहते हैं तो आपको संगीत जो है सीखना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने तौर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी और बहुत अच्छे प्रयास हैं सबके। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि अपनी लोक संस्कृति को सहेजने के लिए सभी आगे आए हैं। और जो हमने आज से लगभग 21-22 वर्ष पहले एक छोटा सा प्रयास शुरू किया था, एक छोटा सा मैं यूँ कहूँ कि एक छोटा सा एक प्रयास हमारा निकला था, वो आज एक बहुत बड़ा कारवां बन के जो है वो चल रहा है। तो वो बहुत खुशी की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है, और समुदाय के लिए भी और हमारी लोक संस्कृति के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर जो है कांगड़ा जिले में भी काफ़ी कलाकार जो है उभर कर सामने है। आपकी नज़र में कोई कलाकार जो कि आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर गा रहे हैं, कुछ कलाकारों का आप नाम लेना चाहें? नहीं, बहुत से कलाकार हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत से कलाकार हैं। मुझे लगता है कि किसी एक का नाम लेने से थोड़ा सा बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत से कलाकार, एक नहीं है, बहुत से कलाकार हैं, मतलब सैकड़ों कलाकार हैं जो कि कांगड़ा में, चंबा में, या मैं कहूँ शिमला में, कुल्लू में या किन्नौर में, पूरे हिमाचल में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए सभी के प्रयास जो हैं वो लोक संस्कृति को सहेजने के बहुत अच्छे हैं, तो सब बधाई के पात्र हैं। जी जी, धन्यवाद। तो ये तो आपके गायकी से जुड़ा सवाल हो गया, कल्चर से जुड़ा सवाल हो गया। थोड़ा सा हटके हम थोड़ा सा चलते हैं। आप एक हिमाचल का एक चेहरा बन चुके हैं, एक पहचान बन चुके हैं,
तो कभी आपने राजनीति में जाने का प्रयास नहीं किया, या कभी आपको ऑफर आया हो उस तरह का कि आप भी राजनीति में जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपको तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पहले से ही एक चेहरा बन चुके हैं हिमाचल का। तो इस तरह का कोई ख्याल या कोई ऑफर आया हो आपको? बहुत बहुत आप सबका हार्दिक धन्यवाद। लेकिन आपका जो ये सवाल है जी ये अपने आप में बहुत से प्रश्न जो है वो खड़े करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं साफ तौर पर, अभी तक मेरा राजनीति में आने का कोई ऐसा इरादा नहीं है और ऐसी कोई सोच नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इस लोक कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, इसमें अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ अभी बहुत आगे तक चल के जाना बाकी है। तो मैं अपनी जो ऊर्जा है वो उस क्षेत्र में लगाना चाहूँगा, इस लोक संगीत के और संगीत के क्षेत्र में लगाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्रयास जो संगीत के क्षेत्र में ही रहें। अभी तक राजनीति के क्षेत्र में आने का कोई मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। हाँ, आपने ये सवाल पूछा, आप लोगों को लगता होगा कि जिस तरह से आपकी जो पहचान है उस तरह से आप शायद आएँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ऐसा कोई ऐसा विचार नहीं है। और भविष्य तो हमेशा जो है वो छुपा हुआ होता है। भविष्य में कौन क्या होगा, कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, वो तो कहना जो है वो मुश्किल है। लेकिन अभी तक मेरा खुद से जो ऐसा कोई ऐसा सोच विचार ऐसा कोई आया नहीं है राजनीति में आने का। तो आगे आपके कौन से प्रोजेक्ट जो हैं जो पाइपलाइन में है, आगे कौन क्या क्या जो आप करने वाले हैं, लोगों के लिए क्या क्या लाने वाले हैं, उसके भी थोड़ा सा बताएं। मैं हाल ही में कुछ कंपनीज़ के लिए गीत गाए हैं। अभी J&K की एक कंपनी है KCC बनी, उनके लिए मैंने कुछ गीत गाए हैं और एक गीत उन्होंने अभी रिलीज़ किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। फिर एक दो और कंपनीज़ हैं, कांगड़ा की JMC है, और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं, उनके लिए मैं अभी गा रहा हूँ। तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ नया जो है वो सुनने को मिलेगा। शेफर्ड्स हार्मनी यूट्यूब चैनल पे भी बहुत कुछ आ रहा है नया। तो मतलब संगीत के क्षेत्र में तो प्रयास जारी हैं। तो बहुत आने वाले नए जो आपको प्रोजेक्ट जो है वो सुनने को मिलेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि समस्त हिमाचल की लोक संस्कृति को लेकर कुछ नया जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसमें भी प्रयास जारी हैं और बहुत जल्द आपको वो सुनने को मिलेगा। बहुत से लड़के होते हैं, कलाकार होते हैं छोटे छोटे से, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो इस तरह का भी आप लोगों को सिखाते हैं, ये मतलब जो नए लड़के आते हैं, नए कलाकार जो आते हैं आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई प्रयास? देखिए, मैं हमेशा से नए लोगों का स्वागत करता हूं और मैंने बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा है, बहुत से लोग जुड़े हैं। और मेरी जो टीम शेफर्ड्स हार्मनी है उसमें लगभग प्रत्यक्ष रूप से ही 50 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो मैं जितने भी आप देखते हैं मेरे गीत या कार्य देखते हैं, उसमें पूरी टीम का हाथ है, पूरी टीम का सहयोग है। तो मेरी तरफ से तो हमेशा जो है वो दरवाजे खुले रहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मैं खुद अभी तक सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैं किसी को सिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो सबका हार्दिक स्वागत है। वो जब मर्जी मेरे साथ आ सकता है, जुड़ सकता है। मैं अभी खुद कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है वो हमेशा सीखता रहता हूँ और सीख रहा हूँ। जी, तो कोई आपसे सीखना चाहता हो या कोई आपसे घर में नवाला करवाना चाहता हो, कोई फंक्शन करवाना चाहता हो, तो आपसे कैसे संपर्क करे? कोई ईमेल आईडी, कोई नंबर, किस तरह से आपके से संपर्क कर सकता है? आज के दौर में किसी को ढूंढना, किसी से संपर्क करना जो है वो मुश्किल कार्य नहीं है। मेरा फेसबुक पेज है सुनील राणा हिमाचली फोक सिंगर, या मेरी फेसबुक आईडी है सुनील राणा ह्यूरी के नाम से, या यूट्यूब चैनल है शेफर्ड्स हार्मनी यूट्यूब चैनल। तो उस पर मेरा जो ईमेल आईडी और जो है फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो वो फ़ोन नंबर जो वो काम करते हैं, आप उस पर आप मेल कर सकते हैं, आप मेरे फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। जब भी हम फ़ोन अटेंड करते हैं, बात करते हैं। तो आज के दौर में मुझे लगता है इस जो है सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें किसी के साथ संपर्क करना मुश्किल कार्य नहीं है। तो आप किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं आप मेरे साथ और जुड़ सकते हैं। जी, अंत में चलते चलते आपसे एक और गाना जरूर सुनना चाहेंगे, कोई भी जो आपके एक पसंदीदा ऐसा हो। गाना है जो पूरे हिमाचल में बजा और उस गाने ने एक नए आयाम स्थापित किए और लगभग उसको 10 मिलियन से ऊपर 11 मिलियन के आसपास उसको व्यूज़ हो गए हैं। तो वो आपकी नज़र करता हूँ मैं। हो मेरी जान हो रड़िया वो खेरा मेरा मेहता अज भला सोने, हो मेरी जान हो अज भला सोने, वो थोड़ा कल भला सोने, हो मेरी जान रड़िया वो खेरे मेरे आसा सौगी वो चलना, हो मेरी जान हो दौरा वो भरो जी आसा
सोगी वो चलना हो मेरी जान, रड़िया वो खेरा मेरा मेहता अज भला सुनिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत हर कार्य में, हर शादियों में यही गाना हमें सुनने को मिलता है। तो अंत में चलते चलते आप दर्शकों को कोई संदेश, नए कलाकारों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, सभी नए कलाकारों को उसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि एक गाने को बनाने के पीछे बहुत सी मेहनत लगती है एक कलाकार की। तो इसलिए आप सब लोग कलाकारों को इतना ही प्यार दें, अपना भरपूर आशीर्वाद दें और हमेशा से अपना जो आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हमारी जो लोक संस्कृति है वो फलती फूलती रहे और लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिम एक्सप्रेस टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ पे बुलाया और इस तरह से हमारी जो है भावनाओं को लोगों तक पहुँचाया, उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह से लोक संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने में अपना जो प्रयास जारी रखेंगे और हमेशा हमारा जो साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर देते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, तो ये हमारे साथ थे सुनील राणा जी, जिन्होंने हिमाचली कल्चर को, गद्दी कल्चर को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, एक से पुनर्जीवित जो है यहाँ पर कर दिया है, जो कि लोग जो थे पूरी तरह से भूल चुके थे इस कल्चर को। लेकिन इनके आते ही इन्होंने जो गाने गाए, अब बच्चों की ज़ुबान पर जो है इनके गाने जो हैं रहते हैं। तो इसी तरह के कलाकारों से हम आपकी मुलाकात जो है कराते रहेंगे। हिम एक्सप्रेस पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ये कल्चर जो है ऐसे ही आगे जो है बढ़ता रहे, हिमाचल जो है फलता फूलता रहे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय हिमाचल। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।